हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एसजेवीएन और एसएससी मेंस का एग्जाम आने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर जिसने भी पुराने लेक्चर नहीं देखे जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। बहुत ही उम्दा तरीके के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन के लिए। इवन आपको वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा मैचिंग के फॉर्म में है, जो कि कह रहा है मोबिलिटी, ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन और कंसिस्टेंसी को हमें मैच करना है। तो अगर मैं मोबिलिटी की बात करती हूँ, मोबिलिटी के वर्ड का मतलब आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा, ये एक तरीके की प्रॉपर्टी है। जैसे फ्रेश कंक्रीट जो होता है, उसको हमने किसी फॉर्म वर्क में, जो हमारा फॉर्म वर्क होता है उसमें हमने पुट किया तो वो इजीली फ्लो कर सके। मतलब मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि टू बी मूव, टू बी मोल्डेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म वर्क। किसी भी जगह पे हम उसे प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी कि हमने डाला तो वो आसानी से फ्लो कर सके। ये नहीं कि वहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट है उसके संग फ्रिक्शन हो जाए, तो ना सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम देखने को पड़े, ना ब्लीडिंग देखने को मिले, और ना ही कोई रिइंफोर्समेंट के दंग हमें फ्रिक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये वाली जो प्रॉपर्टी हमारी कंक्रीट की थी, फ्रेश कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है कि आराम से फ्लो कर सके हमारे फॉर्म वर्क में, इसी को हम मोबिलिटी कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि एबिलिटी टू बी मोल्डेड इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोबिलिटी। तो एबिलिटी टू बी मोल्डेड, तो पी का हमारा 3 हो गया। वेल, ब्लीडिंग की बात करते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ही इजी वर्ड है, जो सबको पता ऑलमोस्ट, कि जब वाटर हमारा एक्सेस में हो जाता है, जब वाटर का जो अमाउंट है वो एक्सेस में हो जाता है, एक्सेस वाटर हो जाता है हमारे कंक्रीट में, और वो हमारे सरफेस पे आ जाता है, तो इस चीज़ की, इस प्रॉपर्टी को हम ब्लीडिंग कहते हैं। तो व्हेन द वाटर कम्स ऑन द सरफेस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस, तो वाटर का गेन हो जाना, पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा का वाटर हो जाना कंक्रीट में, इसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। तो क्यू का हमारा 4 हो जाएगा। वेल, सेग्रीगेशन क्या है? जो हमारी कंक्रीट की बात करते हैं, तो कंक्रीट हमारे कुछ कंपोनेंट से बनता है, जो कि हमारा स्टोन हो गया, ग्रेवल्स हो गया, सीमेंट हो गया, वाटर हो गया। तो सीमेंट, वाटर, ग्रेवल्स एंड सैंड, इन सब से मिलके जो है हमारा हमारा कंक्रीट बनता है। और इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट जो हमारा बाहर आ जाता है, या फिर उसके वजह से जो सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, ये सब अलग हो जाते हैं, तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है, इसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं। जब ये सब जो हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट मिक्स के, ये सेग्रीगेट होने लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वाटर, तो इस चीज़ की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन। जिसमें क्या है? सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ कंक्रीट, सो इट विल बी सेग्रीगेशन। तो आर का हो जाएगा हमारा 2। वेल, वहीं पे अगर एस की बात करें तो ये है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बात क्या है? वैसे तो एक ही बचा, तो 1 हो जाएगा। फर्मनेस और कंक्रीट, इजी टू विच इट फ्लोज। कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये इसका मतलब है कि कितना ज़्यादा, कितना कंसिस्टेंट है, कि कितनी आसानी से वो फ्लो कर सकता है। जो कंक्रीट है हमारा, वो कितनी आसानी से, कितनी ईज से वो फ्लो कर सकता है। अब ज़्यादा स्टिफ भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा वेट होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो भी हम उससे ईजिली काम नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा बहुत स्टिफ है तो भी हम उसमें ईजिली काम नहीं कर पाएंगे। तो एक मॉडरेट लेवल की हमें कंसिस्टेंसी देखने को चाहिए। फिर अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी से एक और पॉइंट आता है, वो है हमारा कि हम इसको किस तरीके से मेज़र करते हैं। तो अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो हमारा एक ईज़ी टेस्ट है जिसको हम करते हैं, वो है हमारा स्लम्प टेस्ट। अगर स्लम्प टेस्ट की बात करें तो हम इसको परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंसी को मेज़र करने के लिए। बहुत ही कॉमनली मेथड है जो कि कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट को मेज़र करने के लिए किया जाता है, जिसमें हमारा जो एपरेटस है, इसकी वैल्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एपरेटस है ये इस तरीके से दिखता है स्लम्प कोन की तरह। तो ऊपर का जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर का होता है, नीचे का जो डायमीटर है वो हमारा 20 सेंटीमीटर का होता है। वेल, अगर हम इसी की बात करें तो ये हाइट जो होती है ये हमारी 30 सेंटीमीटर की होती है। तो ये स्लम्प कोन है, और जिसमें हम इसकी रॉड से हेल्प करते हैं। ये जो रॉड है हमारी, हम रॉड के हेल्प से करते हैं, इसमें रैमर करते हैं, या हम इस पे बीट करते हैं। तो ये बेसिकली, जो इसकी बात करें तो इसकी लेंथ होती है हमारी 60 सेंटीमीटर। जो रॉड है इसकी लेंथ है हमारी 60 सेंटीमीटर। और इसकी डाया की बात करें, अगर डाया की बात की जाए तो ये 16 की है। जो डाया है हमारे स्लम टेस्ट में, जो रॉड यूज़ करी जाती है, उसकी जो डाया है वो 16 की। और ये कितने टाइम में, जो स्ट्रोक है, जो नंबर ऑफ स्ट्रोक इससे जो हम रैम करते हैं, तो ये 20 से लेके 30 के बीच में वेराई करता है। अगर हम इसके नंबर ऑफ स्ट्रोक्स की बात करें, जो स्ट्रोक्स इससे हम प्रोवाइड करते हैं, सो इट वेराइज फ्रॉम 20 to 30। तो ये हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट में जो ये एपरेटस यूज़ होता है स्लम टेस्ट के लिए, हम कंसिस्टेंसी को निकालने के लिए स्लम टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा टेस्ट के कुछ एपरेटस का वैल्यू है, और हमारा एस का वैल्यू हो जाएगा, हमारा जो एस है मैचिंग में, उसकी हो जाएगी 1। तो 3 4 2 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ मैचिंग। फेथोमीटर, पेसोमीटर, टेलीरोमीटर एंड एल्टीमीटर। तो अगर हम फेथोमीटर की बात करते हैं तो फेथोमीटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड इन वाटर सर्विंग। जब हम पानी के अंदर हाइड्रो
हाइड्रो सर्वेइंग में अगर मतलब हम वाटर के अंदर जाके जो सर्वेइंग करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली फेथोमीटर क्या करता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ये इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे ओशन की डेप्थ है, ओशन की डेप्थ को मीज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर ओशन डेप्थ। तो ओशन की डेप्थ को यूज़ करते हैं, जो मीज़र करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम साउंड वेव को ट्रैवल कराते हैं, साउंड वेव को रिलीज़ करते हैं और इको के बाद जब वो वापस आता है उसकी हेल्प से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर मेजरिंग द ओशन डेप्थ। और ये एक तरीके का क्या है, जब ओशन डेप्थ को मेजर करते हैं तो ये क्या है, साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि हम साउंड वेव्स के थ्रू इससे जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर रहे हैं। तो ये साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो फेथोमीटर विल बी द सेकंड सेकंड पॉइंट विल बी द आंसर ऑफ फेथोमीटर। पहले अगर हम वहीं पे पासोमीटर की बात करो, पैसोमीटर की बात करो, तो पैसोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? पैसोमीटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ पेसेस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो नंबर ऑफ पेसेस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। नंबर ऑफ पेसेस क्या है, बेसिकली डिस्टेंस को या फिर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इट इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। और नंबर ऑफ पेसेस या फिर पेसेस जो है उसको फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो पैसोमीटर का हो जाएगा डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं टेलोमीटर की, टेलोमीटर एक क्या है, इट वॉज अ फर्स्ट मीट इंस्ट्रूमेंट विच वॉज यूजिंग माइक्रोवेव्स। तो ये बेसिकली एक माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, वो भी कहाँ, अप टू 30 माइल्स तक के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम ये वाली टेलेरोमीटर को यूज़ किया जाता है। तो 30 माइल्स तक के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है वो है हमारा टेलेरोमीटर। सो सी का 1 हो जाएगा। वेल एल्टीमीटर, एल्टीमीटर पता है, एल्टीट्यूड वर्ड लिया है, ये मीटर मतलब इंस्ट्रूमेंट जो कि एल्टीट्यूड को मेजर करता है। एल्टीट्यूड क्या है, हमारा हाइट से रिलेटेड होता है। तो जो हाइट को मेजरिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा एल्टीमीटर हो गया। तो एल्टीमीटर विल बी द 4। सो 2 3 1 4। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो अगर हम रिचर स्केल की बात करें तो रिचर स्केल किस लिए यूज़ किया जाता है? अगर रिचर स्केल की बात करें तो रिचर स्केल हमारा अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेशर को मेजरिंग करने वाली कौन सी इंस्ट्रूमेंट है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि प्रेशर को जब मेजर करते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। वेल वहीं पे रेनफॉल को मेजर करने के लिए हमारा रेन गेज यूज़ किया जाता है। और साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमारा ऑडियोमीटर यूज़ किया जाता है हमारा साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक टाइप ऑफ सर्वे और इंस्ट्रूमेंट यूज। तो ये वाला जो टाइप ऑफ सर्वे है इनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं इनकी बात कर रहे हैं लोग। तो चेन सर्वे एंड कंपास सर्वे, अगर चेन सर्वे और कंपास सर्वे की बात करते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। वेल वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, देन हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड टैक्योमेट्री। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एलिडेड बेसिकली हमारा क्या है, एलिडेड एक हमारा रूलर है, ये एक तरीके का रूलर है जो कि स्ट्रेट लाइन को मेजर करने के लिए, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए, रेस को ड्रॉ करने के लिए, डायरेक्शन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए प्लेन टेबल सर्वे में यूज किया जाता है। तो एलिडेड एक तरीके का रूलर है विच इज यूज्ड फॉर ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन अटैच टू द प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे में ये अटैच होता है। तो बी का हमारा 1 हो जाएगा। वेल बी का 1 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम एरो की बात करते हैं तो एरो जो है हमारा एक तरीके का टूल है जो कि सर्वेयर के द्वारा यूज किया जाता है। ये एक तरीके का टूल है जो सर्वेयर के द्वारा यूज किया जाता है लीनियर डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, या फिर जो हम अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, लीनियर डिस्टेंस की मेजरमेंट कर रहे हैं तो सीरीज ऑफ पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हमें उसकी सीरीज जो है उनको पॉइंट को शो करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा एरो है। सो ए का हमारा 2 हो जाएगा। एरो हमारा यूज़ किया जाता है चेन या फिर जो लीनियर मेजरमेंट होते हैं जिसमें चेन या फिर कंपास सर्वे आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पॉइंट को दिखाने के लिए, जो पॉइंट है हमारे स्टेब्लिश पॉइंट को शो करने के लिए हम एरोज को यूज़ करते हैं। वेल वहीं पे अगर हम ट्रांजिट वर्नियर थ्योडेलाइट की बात करें, ट्रांजिट वर्नियर थ्योडेलाइट की बात करें तो ये एक तरीके का टेलीस्कोप है जो कि ट्रांजिट हो सकता है। सो दैट मीन्स ट्रांजिट हो सकता है, एक तरीके का टेलीस्कोप जो ट्रांजिट हो सकता है। दो तरीके की परफॉर्मेंस होती है, एक होता है ट्रांजिट, एक होता है स्विंगिंग। तो अगर हम ट्रांजिट की बात करें तो हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक हमारी वर्टिकल लाइन होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के
अबाउट ये घूम सकता है इन वर्टिकल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट घूम सकता है वर्टिकल प्लेन में, मतलब इस तरीके से मूव कर सकता है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट घूम सकता है वर्टिकल प्लेन में, तो इस तरीके की प्रोसेस को हम ट्रांजिट बोलते हैं। तो ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट ये कहाँ यूज किया जाता है, हमारा टैक्यूमेट्री में यूज किया जाएगा, तो डी का हमारा 3 हो जाएगा। वेल अभी हमने देखा था, अगर हम बात करें फेथोमीटर, तो फेथोमीटर में क्या था, हमारा साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट था। ये क्या कर रहा था, ओशन के पास, ओशन में जो अगर हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी डेप्थ को फाइंड करना, या फिर ओशन की जो डेप्थ है उसको फाइंड करने के लिए हम फेथोमीटर का यूज कर रहे थे, जो कि एक साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो डेप्थ को फाइंड करता है वही हमारा ये साउंडिंग रॉड क्या है। साउंडिंग रॉड हमारा हाइड्रोग्राफिक सर्वे में, जो हम ओशन में जाके पानी के नीचे जाके जो सर्वेइंग करते हैं, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग में जो हमारा साउंडिंग रॉड है उनको यूज किया जाता है। सो सी का हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, फ्रांसिस टर्बाइन एंड पेल्टन व्हील के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर बात की जाए तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, वो एक तरीके का रोटेटिंग इम्पेलर को रखता है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका जब कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो उसमें हमारा एक रोटेटिंग इम्पेलर होता है। इम्पेलर होता है, उसका काम क्या है, बेसिकली इम्पेलर का क्या काम है, ये क्या करता है, सक कर लेता है जितनी भी एयर है, जितनी भी एयर है उसे सक आउट कर लेता है। सक आउट कर लेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है हमारा, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वाटर हमारा राइज अप होने लगता है। तो वाटर का जो लेवल है वो राइज अप होने लगता है, राइज अप होने लगेगा, वाटर ऊपर आने लगेगा। हमें यही तो चाहिए था, पंप के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को लिफ्ट करना चाहते हैं। तो वाटर लेवल जो है राइज अप होने लगेगा, बेसिकली वो लिफ्ट होने लगेगा, लिफ्ट होने लगेगा एक ग्रेट हाइट पे। तो जो हमारा इम्पेलर है इसका क्या काम है, ये एयर को सक आउट कर लेता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रिएट करता है, एंड वाटर स्टार्ट्स कमिंग अप साइड, मतलब ग्रेटर हाइट पे लिफ्ट के द्वारा वो ऊपर, मतलब लिफ्ट अप होने लगता है वाटर। तो इम्पेलर का काम है, ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप में देखा जाता है। तो अब अगर हम बात करें तो ये जो इम्पेलर है इसके ऊपर जो हम एक स्पाइरल कवरिंग करते हैं, स्पाइरल शेप की एक केसिंग करते हैं या फिर कवरिंग जो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूट, वॉल्यूट चैम्बर। तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूट चैम्बर। तो इम्पेलर का काम क्या है, वाटर को, एयर सक करना और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रिएट करना। अब उसके ऊपर जो हम स्पाइरल केसिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं वॉल्यूट चैम्बर। तो ये एक वॉल्यूट चैम्बर है और इसका बेसिकली काम क्या है, ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हमारे प्रेशर एनर्जी में। सो इट इज कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इनटू अ प्रेशर एनर्जी। और हमारे स्पाइरल केसिंग जो हम करते हैं इम्पेलर के ऊपर, इसी को हम वॉल्यूट चैम्बर बोलते हैं। तो अब ये बेसिकली अगर आपने इस क्वेश्चन में देखा हो तो वॉल्यूट चैम्बर क्या है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड है। तो ए का हमारा डी हो जाएगा, सॉरी 1 का, ये 1 मान लेते हैं, तो 1 का 1 2 3 4, तो 1 का हमारा डी हो जाएगा। वेल अगर हम रेसिप्रोकेटिंग पंप की फंक्शनिंग देखें, रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो उसमें क्या है, ये परसेंटेज स्लिप उससे मैच करता है। क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप का क्या काम है, ये क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर को सक करते हैं। एक इसमें सक्शन पाइप होती है, एक इसमें सक्शन पाइप होती है और एक इसमें डिलीवरी पाइप होती है। तो सक्शन पाइप क्या करता है, वाटर को सक कर लेता है और फिर डिलीवरी पाइप से डिलीवर कर देता है। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर सक्शन पाइप से कुछ सक किया गया है, जो अमाउंट ऑफ वाटर सक किया गया है वो बिल्कुल इक्वल नहीं होता जो डिलीवर किया जाता है। डिलीवरी पाइप से जो डिलीवर किया गया है वो दोनों अमाउंट जो है वाटर का वो इक्वल नहीं होता है, कुछ उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो जो एक्चुअल डिस्चार्ज है और जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हम पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं और जो एक्चुअल में जो डिस्चार्ज देखने को मिला है उसके बीच में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। जो वो जो डिफरेंस है उसी को हम स्लिप बोलते हैं। और अगर हम उसे परसेंटेज में शो करते हैं, जब उसको परसेंटेज में शो करते हैं तो हम उसे परसेंटेज स्लिप बोलते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग पाइप में क्या होता है, पंप में आपको एक सक्शन पाइप देखने को मिलेगा, एक डिलीवरी पाइप देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है। कौन सा डिफरेंस, जो एक्चुअल डिस्चार्ज और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के बीच में जो डिफरेंस है उसको स्लिप बोलते हैं। और जब हम उसे परसेंटेज में शो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज स्लिप। तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 का हमारा पॉइंट हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा फ्रांसिस टर्बाइन। फ्रांसिस टर्बाइन की बात करते हैं तो ये दोनों कॉम्बिनेशन का मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। पहला है क्या, इम्पल्स जो टर्बाइन्स होती हैं और दूसरा हमारा रिएक्शन टर्बाइन। तो जो इम्पल्स टर्बाइन होती है और जो हमारा रिएक्शन टर्बाइन होती है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को शो करता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को शो करता है हमारा फ्रांसिस टर्बाइन। फिर अगर हम इसमें बात करें तो हमारा जो वाटर है वो पेन स्टॉक से आता है, पेन स्टॉक से एंटर करता है, पेन स्टॉक से एंटर करता है, उसके बाद वो केसिंग में मूव करता है। केसिंग में मूव करने के बाद आपको एक
गाइड ब्लेड देखने को मिलेगी। गाइड ब्लेड देखने को मिलती है पेन स्टॉक से वाटर के आने के बाद। तो गाइड ब्लेड में मूव करता है। गाइड ब्लेड का काम क्या है कि ये एक तरीके का एडजस्टेबल वेन्स हैं, जो ब्लेड्स हैं, जो हमारी गाइड ब्लेड नाम में लिखा है कि गाइड कर रहे हैं, तो ये एडजस्टेबल ब्लेड हैं। हम इसमें एंगल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो एंगल है उसका, ब्लेड को, एंगल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या काम करता है, ये बेसिकली वाटर को स्ट्राइक कराने के काम करता है हमारे टरबाइन ब्लेड पे। तो जो एंगल है, इससे हम ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, एक अच्छी खासी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ब्लेड्स पे डिपेंड करता है, और जो हमारा एंगल है, जो हमारे ब्लेड का एंगल है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें वाटर को किस एंगल पे स्ट्राइक कराना है हमारे टरबाइन ब्लेड पे। तो जो हमारा फ्रांसिस टरबाइन है, इट इज रिलेटेड विद गाइड ब्लेड। तो गाइड ब्लेड के संग हमारा फ्रांसिस टरबाइन रिलेटेड है। तो 3 का हमारा सी हो जाएगा। वेल, वहीं पे बचा हमारा पेल्टन व्हील। तो ऑब्वियसली बकेट जो है वो पेल्टन व्हील का एग्जाम्पल हो जाएगा। वेल, पेल्टन व्हील की बात करें तो पेल्टन व्हील हमारा किस बात पे डिपेंड करता है, ये हमारा एक तरीके का टेंजेंशियल फ्लो देखने को मिलता है। तो टेंजेंशियल फ्लो अगर आपको देखने को मिल रहा है, वो हमारा पेल्टन इम्पल्स टरबाइन है, जिसमें क्या होता है कि प्रेशर एनर्जी जो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। अगर हम इम्पल्स टरबाइन की बात करें तो इम्पल्स टरबाइन क्या है, जिसमें प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। वेल, वहीं पे अगर हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, मतलब दोनों एनर्जी, उसमें दोनों एनर्जी का रोल होता है, प्रेशर एनर्जी का भी और काइनेटिक एनर्जी का आउटपुट पे। तो ये हमारा जो पेल्टन व्हील है वो टेंजेंशियल इम्पल्स टरबाइन के प्रोसेस पे, रिएक्शन उस पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि प्रेशर एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब आपको इसमें जो बकेट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। बकेट्स का काम क्या है, इसमें टेंजेंशियल फ्लो, जो हमारा वाटर है जेट से जो स्ट्राइक करता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, ये इसलिए हमारा पेल्टन व्हील कहा जाता है। एंड इट इज रिलेटेड विद बकेट। तो हम 4 का बी हो जाएगा, 4 का हो जाएगा हमारा बी, पेल्टन व्हील इज रिलेटेड विद बकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे एक तरीके का मैचिंग है, जिसमें फाइबर बोर्ड, हार्डवुड, लेमिनेटेड टिम्बर एंड प्लाईवुड के बारे में दिया हुआ है। तो अगर हम फाइबर बोर्ड की बात करते हैं, फाइबर बोर्ड बेसिकली क्या है, कि इंजीनियरिंग वुड है। फाइबर बोर्ड की बात करें तो एक तरीके का इंजीनियरिंग वुड है, जिसमें क्या है कि हम सॉफ्ट वुड जो होती है, जो सॉफ्ट वुड जो होती है उस पर इंजीनियरिंग प्रोसेस करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं वुड फाइबर्स में। तो जो सॉफ्ट वुड है हमारी, उस पर इंजीनियरिंग प्रोसेस करके हमने उसे वुड फाइबर्स में कन्वर्ट किया है। वेल, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, एक तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी शो करती है। इवन हम इसको किस तरीके से फॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई अप्लाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम इस पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम ये फाइबर बोर्ड बनाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ इंसुलेशन। इस वजह से ये हाई इंसुलेशन और ड्यूरेबिलिटी वाले कामों में यूज़ किया जाता है, इसलिए हमारा फाइबर बोर्ड है ना, इंसुलेशन से मैच करेगा। वेल, वहीं पे अगर हम हार्डवुड की बात करें तो अगर आपने टिम्बर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा हो तो पिथ होता है, उसके बाद हमारा हार्डवुड होता है। तो हार्डवुड क्या है, ये एक इनर स्ट्रक्चर है, इनर पार्ट है हमारे ट्री का। तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। तो इसको हम इंजीनियरिंग पर्पसेस में यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बीम्स एंड फ्रेम्स को बनाने के लिए। वेल, जो डिफरेंट डिफरेंट बीम्स एंड फ्रेम्स बनते हैं, इसमें हमारा हार्डवुड जो यूज़ करता है, इस प्रोसेस को हम स्कैंटलिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैंटलिंग। तो हार्डवुड इज रिलेटेड विद स्कैंटलिंग। वेल, वहीं पे हम अगर लेमिनेटेड टिम्बर की बात करें तो लेमिनेटेड वीनर टिम्बर क्या है, इसको हम एक तो लेमिनेटेड वीनर टिम्बर कहते हैं, एलवीएल से भी शो करते हैं, एलवीएल से शो करते हैं। वेल, ये किस तरीके से बनता है, तो जो हमारे स्मॉल वीनर्स हैं, जो वुड के जो स्मॉल वीनर्स हैं, उसको ग्लू के संग हम अटैच करते हैं, ग्लू के संग अटैच करते हैं और आर्चेज और ट्रसेस को बनाने में यूज़ किया जाता है इस स्ट्रक्चर में। तो वीनर्स जो होते हैं, हमारे स्मॉल वीनर्स हैं, उसको हम ग्लू के संग अटैच करते हैं। तो ये लेमिनेटेड वीनर टिम्बर जो है हमारा, लेमिनेटेड वीनर टिम्बर जो है, इसको यूज़ करते हैं हम आर्चेज एंड ट्रसेस को बनाने के लिए। तो सी का हमारा ये डी हो जाएगा। वेल, वहीं पे अगर हम प्लाईवुड की बात करें तो प्लाईवुड क्या है हमारा, नॉर्मली हम इसको अपने किचन के बोर्ड्स में, डोर्स में, शटर्स में, ये सब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट में आप देखेंगे इसको यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें प्लाईवुड की, तो ये भी ग्लू किए जाते हैं, मल्टीपल शीट्स को ग्लू किया जाता है। अगर हम 1 या 2 शीट्स यूज़ करते हैं तो वार्पिंग होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम 1-2 शीट यूज़ करेंगे तो वार्पिंग होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस वजह से हम ऑड नंबर ऑफ शीट्स को ग्लू करते हैं, ऑड नंबर ऑफ शीट्स को ग्लू करेंगे। अगर हम बात करें 18 mm की प्लाईवुड की, अगर मैंने 18 mm की प्लाईवुड की बात की, 18 mm की प्लाईवुड की बात की, तो अगर नंबर ऑफ प्लाईवुड जो हमने यूज़ किए हैं शीट्स, अगर वो 15 है और 13 है, तो ऑब्वियसली जो हमारा 13 नंबर का जो प्लाईवुड होगा, जो 15 नंबर के पाइल्स हमने यूज़ किए, वो ऑलवेज भी स्ट्रॉन्गर देन द नंबर
नंबर ऑफ 13 नंबर ऑफ पाइल्स विच आर यूजिंग। तो हम नंबर ऑफ पाइल्स जैसे ही बढ़ा देंगे प्लाईवुड में, वो अपनी ड्यूरेबिलिटी, अपनी स्ट्रांगनेस, उसकी थिकनेस, उसकी स्ट्रेंथ सब इंक्रीज हो जाएगी। और ये यूज़ किया जाता है, एक और दो पाइल्स अगर यूज़ करेंगे तो वार्पिंग और ट्विस्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसलिए हम मोस्टली ऑड नंबर ऑफ पाइल्स को यूज़ करते हैं बाय ग्लूइंग ईच अदर। तो प्लाईवुड हमारा क्या हो जाएगा, प्लाईवुड हमारा मैच करेगा पैनलिंग से, प्लाईवुड हमारा मैच करेगा पैनलिंग से। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो टाइप ऑफ स्टिफनर्स दे रखे हैं और उनके फंक्शंस दे रखे हैं। तो पहला टाइप ऑफ स्टिफनर है हमारा लोड कैरिंग स्टिफनर। लोड कैरिंग स्टिफनर की बात करें तो सबसे पहली बात, हमारा कुछ प्लेट इस तरीके से होगा, मान लो ये हमारा फ्लैंज और ये हमारे वेब है। तो हमें बकलिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्रशिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उन्हीं से रिलेटेड हम स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। स्टिफनर क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? टू मेक आवर प्लेट स्टिफ एंड रिजिड। तो स्टिफ और रिजिड को प्रोवाइड बनाने के लिए, हमारी प्लेट्स को स्टिफ और रिजिड बनाने के लिए हम स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। तो लोड कैरिंग स्टिफनर को प्रोवाइड करते हैं जब हमने कंसंट्रेटेड लोड लगाया और वेब में हमें बकलिंग देखने को मिलती है, बकलिंग देखने को मिलती है, तो लोड कैरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रिवेंटिंग बकलिंग। वेव की जो बकलिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए, किसके कारण प्रिवेंट करने के लिए? कंसंट्रेटेड लोड के कारण प्रिवेंट करने के लिए। तो ये बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि प्रिवेंट करता है बकलिंग से वेब की, किस लिए? कंसंट्रेटेड लोड के कारण। वेल वहीं पे अगर हम बियरिंग स्टिफनर की बात करते हैं, बियरिंग स्टिफनर की बात करें तो इनका क्या काम है कि ये प्रिवेंट करते हैं हमारे वेब की, वेब है उसमें क्रशिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो अगर हमने कंसंट्रेटेड लोड लगाया, हमारी बकलिंग नहीं देखने को मिल रही है लेकिन हो सकता है क्रशिंग देखने को मिले, तो क्रशिंग के वजह से, जो क्रशिंग के देखने को मिल रही है, लोकल क्रशिंग देखने को मिल रही है, उसको प्रिवेंट करने का काम हमारा बियरिंग स्टिफनर का है। तो बियरिंग स्टिफनर का काम है उनको प्रिवेंट करना। वेल वहीं पे अगर हम डायगोनल स्टिफनर की बात करते हैं, डायगोनल स्टिफनर की बात करें तो ये बेसिकली इसका क्या काम है, ये प्रोवाइड करता है लोकल रिन्फोर्समेंट प्रोवाइड करता है। किनको लोकल रिन्फोर्समेंट प्रोवाइड करता है? तो ऑब्वियसली हमारे वेब को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वेब की तो बात हो रही है। तो वेब को हमारा लोकल रिन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं शियर और बियर से काउंटर एक्ट करने के लिए। तो लोकल रिन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है फॉर वेब टू अ वेब अंडर अ शियर एंड बियरिंग के प्रॉपर्टी में। तो 3 का हमारा डी हो जाएगा। वेल वहीं पर अगर हम इंटरमीडिएट ट्रांसफर्स वेब स्टिफनर की बात करें तो जो हमारी बकलिंग की प्रॉपर्टी है, जो बकलिंग का स्ट्रेंथ है, बकलिंग स्ट्रेंथ है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हम स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, जो बकलिंग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, वही हमारा इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर होता है। सो इसका हो जाएगा 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी एंड 4 का सी। सो 1 बी, 2 ए, 3 डी एंड 4 सी। दिस इज द गुड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्किंग से रिलेटेड है। पैरेलल पार्किंग, 30 डिग्री पार्किंग, 45 डिग्री पार्किंग एंड 90 डिग्री पार्किंग। सबसे पहला है हमारा पैरेलल पार्किंग। अगर हम पैरेलल पार्किंग की बात करें तो ये अगर किस कंडीशन में प्रोवाइड किया जाता है, जब हमारी लेंथ है, जो हमारी रोड है उसकी लेंथ के अलोंग प्रोवाइड किया जाता है, जब हमारी विड्थ जो है, विड्थ बहुत कम होती है। इस कंडीशन में क्या होता है पैरेलल पार्किंग में, जो रोड है, जो रोड की जो कर्व है उसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है, उसमें स्पेस बहुत कम है। जब हमारे स्ट्रीट की जो विड्थ है वो लिमिटेड है, तब हम पैरेलल पार्किंग प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, लेंथ के अलोंग हमारी पार्किंग की जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो द व्हीकल्स आर पार्क्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड। तो इसमें जब हम लेंथ के अलोंग पार्किंग करते हैं तो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो अकोमोडेट होते हैं, जो पार्किंग के लिए नंबर ऑफ व्हीकल्स को हमने लगाना है, वो नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत लेस होते हैं। तो 1 का सी हो जाएगा। ये तब प्रोवाइड करते हैं जब विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज़ वेरी लेस, हम लेंथ के अलोंग प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें नंबर ऑफ व्हीकल बहुत कम अकोमोडेट हो पा सकते हैं। लेकिन वहीं पे हमारी एक होती है एंगल पार्किंग। एंगल पार्किंग देखने को मिलती है जब हम पैरेलल पार्किंग की बात करें, उसके बाद हमारा एक पार्किंग होती है जिसमें एंगल पार्किंग देखने को मिलती है, जिसमें 30 डिग्री पे एंगल पार्किंग हो सकती है, 45 डिग्री पे हो सकती है, 60 डिग्री पे हो सकती है और 90 डिग्री पे हो सकती है। तो जब हम रोड के परपेंडिकुलर, जो हमारा रोड है, पर्टिकुलर रोड है, उसके डायरेक्ट, जो रोड की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर जब हम व्हीकल्स को पार्क करते हैं तो उस तरीके की पार्किंग को हम 90 डिग्री पार्किंग कहते हैं। तो जब हमारी व्हीकल्स आर पार्क्ड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड, देन इट विल बी कॉल्ड 90 डिग्री पार्किंग। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये द व्हीकल्स आर पार्क्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रोड, तो इसको हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री पार्किंग। तो 4 का हमारा बी हो जाएगा। वेल वहीं पे अगर हम 60, 30, 40, 90 वाले में जो है सबसे ऑप्टिमाइज जो मेथड है हमारा एंगल मार्किंग में, अगर हम एंगल पार्किंग में बात करें तो सबसे ऑप्टिमाइज पार्किंग जो है हमारी वो 45 डिग्री की पार्किंग होती है। 45 डिग्री की पार्किंग में एक तो नंबर ऑफ व्हीकल सबसे ज़्यादा आते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल मोर एकोमोडेट हो पाते हैं, और फिर जो हमारे पीछे से देखना आगे कि कितनी गाड़ी आ रही है या फिर पीछे निकालना अच्छे से, उस जगह से आप अपनी गाड़ी को मूव करके अपने
जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे जा पाएँ। तो ये सब प्रोसेस के लिए सबसे बेस्ट अगर ऑप्टिमाइज़ मेथड के जिसको कहा जाए, बहुत मोस्ट एफिशिएंट मेथड कहा जाए, तो वो हमारा पार्किंग का मेथड है, वो 45 डिग्री मेथड है। बट उसके बाद हमारा 30 डिग्री भी है, उसमें भी हमारा नंबर ऑफ गाड़ी जो है, जो नंबर ऑफ पार्किंग है, वो अच्छी खासी एक्कोमोडेट हो जाती है। लेकिन बेस्ट मोस्ट ऑप्टिमाइज़्ड मेथड का अगर हम बात करते हैं, तो मोस्ट ऑप्टिमाइज़्ड मेथड हमारा 45 डिग्री होता है, जिसमें नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा पार्क हो सकते हैं। सो 3 का हमारा ए हो जाएगा। वेल 30 डिग्री को भी देख लीजिए, मोर नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क, तो मोर नंबर ऑफ व्हीकल कैन बी पार्क, और ये भी एक अच्छा बेटर है 90 डिग्री के कंपेयर में। तो 30 डिग्री पार्किंग इज मोर फार बेटर देन 90 डिग्री। वेल वहीं पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्किंग देखी, जिसमें पैरेलल में, कि पैरेलल पार्किंग तभी प्रोवाइड करते हैं, लेंथ के अलॉन्ग प्रोवाइड करते हैं, जब विड्थ ऑफ स्ट्रीट के बीच में जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। इसमें नंबर ऑफ पार्किंग भी बहुत ज़्यादा लेस होती है। फोम वर्क, स्कैफोल्डिंग, शोरिंग एंड अंडरपिनिंग, तो इन सब का फंक्शन क्या है देखते हुए चलते हैं। अगर फोम वर्क की बात करें तो एक तरीके का टेम्पररी स्ट्रक्चर है। फोम वर्क की बात करें तो ये हमारा टेम्पररी स्ट्रक्चर है, जो कि यूज़ किया जाता है, बेसिकली यूज़ किया जाता है कंक्रीट के फोम वर्क को, कंक्रीट का फोम वर्क जो होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, जो वर्कमैन जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो एक तरीके का टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कंक्रीट को होल्ड करता है, वर्कमैन को होल्ड करता है, उन सबको सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो हमारा अगर हम ट्रेडिशनल फ़ोमवर्क की बात करें तो टिम्बर की जो शटरिंग है उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अब आजकल हम स्टील की भी यूज़ कर सकते हैं, प्लाईवुड्स की भी यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे खासे ग्लास फाइबर की भी यूज़ कर सकते हैं। स्टील का मोस्ट कॉमन और प्लाईवुड का मोस्ट कॉमन है। लेकिन अगर आप प्लाईवुड या टिम्बर की शटरिंग यूज़ कर सकते हो, कर रहे हो, तो उसको बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए कि इट शुड बी अ वाटर रेजिस्टेंट। जो हमारी प्लाईवुड यूज़ हो रही है वो एक स्पेशल ग्रेड की हो और वो वाटर रेजिस्टेंट हो। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं फोम वर्क की, तो एक तरीके का टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो कि यूज़ किया जाता है लेबर या वर्कमैनशिप को काम करने के लिए हेल्प किया जाता है। जनरली टेम्पररी वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, होल्डिंग के लिए। तो अगर हम बात करें तो पहला का सी ऑप्शन विल बी आंसर, कि इज जनरली यूज्ड फॉर ऑल टेम्पररी वर्क्स फॉर होल्डिंग वर्कमैनशिप, वर्कमैन्स को होल्ड करने के लिए, कंक्रीट को होल्ड करने के लिए, एक्सेट्रा। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्काफ होल्डिंग की, स्काफ होल्डिंग की बात करें तो एक तरीके का टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग के लेवल्स पे यूज़ किया जाता है मटेरियल और वर्कर्स को होल्ड करने के लिए। अगर मैं बात करूं, जो बिल्डिंग अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट को एक्सीड कर रही है तो हम स्काफोल्डिंग का यूज़ करते हैं। स्काफोल्डिंग की अगर बात करें तो इसमें हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे स्काफोल्डिंग में वर्टिकल मेंबर को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, वर्टिकल मेंबर को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्काफोल्डिंग में वर्टिकल मेंबर को स्टैंडर्ड बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम लेजर बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम लेजर बोलते हैं। वेल वहीं पे अगर हम बात करें तो जो हमारे इस तरीके से होगा, तो ये जो हमारा डायगोनल मेंबर है, अगर डायगोनल मेंबर की बात करें तो इसे ब्रेसेस बोलते हैं। डायगोनल मेंबर की बात करें तो इसे ब्रेसेस बोलते हैं। और वेल वहीं पे अगर हमने इसे ट्रांसफर डायरेक्शन में, जो ट्रांसफर डायरेक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो ट्रांसफर डायरेक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पुट लॉग। पुट लॉग बोलते हैं जब हम इसे ट्रांसफर डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। और वहीं पे हमारा एक और टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं बोर्डिंग। बोर्डिंग क्या है? हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है जिस पे हमारा वर्कमैन, जो मटेरियल है, जो लोग हैं, जो मटेरियल है हमारा वहाँ पे सपोर्ट है, तो उस वाले हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल हमारा इस तरीके का प्लेटफॉर्म होगा, जो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म होगा, उसको हम बोलेंगे बोर्डिंग, उसको बोलते हैं हम बोर्डिंग। तो ये पूरा स्काफोल्डिंग जो है, स्काफोल्डिंग जो है एक तरीके का टेम्पररी स्ट्रक्चर है, जो कि अगर हमारी हाइट बिल्डिंग की 1.5 मीटर से 1.5 मीटर से ज़्यादा होगी तो हम स्काफोल्डिंग को प्रोवाइड करते हैं। ये उसके कंपोनेंट्स हैं। अगर हम स्काफोल्डिंग की बात करें तो टेम्पररी स्ट्रक्चर है, वर्कमैनशिप और मटेरियल्स को यूज़ करने के लिए, मतलब उनको प्रोवाइड करने के लिए। हम देखते हैं, तो अब देखते हैं कि कौन सा पॉइंट इसमें मेजर कर रहा है। तो इट इज़ जनरली अ टेम्पररी स्ट्रक्चर यूज टू सपोर्ट कंक्रीट एंड फोम वर्क एंड वर्कमैन। तो ये भी एक तरीके का टेम्पररी स्ट्रक्चर है विच इज़ यूज टू सपोर्ट कंक्रीट, फॉर्म वर्क एंड वर्कमैनशिप। वेल वहीं पे शोरिंग की बात करें, अगर शोरिंग की बात करते तो ये भी एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है। शोरिंग एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है जो कि टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम है। ये टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम है जब हमारा बिल्डिंग अनसेफ हो, जब सेफ नहीं होता, किसी भी कारण से अनसेफनेस देखने को मिल सकती है, तो हम है ना शोरिंग प्रोवाइड करते हैं। 3 तरीके की शोरिंग देखने को मिलेगी आपको। एक होती है रेकिंग, रेकिंग शोरिंग देखने को मिलेगी, एक फ्लाइंग एंड वन इज डेड। तो ये तीनों हमारी एक टेम्पररी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जब हमारा बिल्डिंग जो अनसेफ कंडीशन में है। तो अगर अनसेफ कंडीशन में, तो 3 का हमारा ए हो जाएगा, फॉर्म वर्क का हमारा सी था, फॉर्म वर्क का सी था, और स्काफोल्डिंग का हमारा डी है।
वहीं पे अगर हम बात करते हैं, शोरिंग 3 टाइप की है, रैकिंग शोरिंग, फ्लाइंग शोरिंग एंड डेड शोरिंग। ये एक तरीके का टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो कि बिल्डिंग को अनसेफ होने से बचाता है। वहीं पे अंडरपिनिंग की बात करें, अंडरपिनिंग बेसिकली कब की जाती है? अंडरपिनिंग आपका अगर फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो अंडरपिनिंग की जाती है। एक तरीके का स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस है जिसमें हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन में, या बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ, या तो हम डेप्थ को एक्सटेंड करते हैं या फिर हम ब्रेथ को एक्सटेंड करते हैं। फाउंडेशन से रिलेटेड ये प्रोसेस है अंडरपिनिंग में। अब बेसिकली क्या होता है कि हो सकता है सॉइल हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो कि वो जो सुपर स्ट्रक्चर है उसका वेट ना ले पाए, तो फेल हो सकती है, या फिर कोई सीस्मिक एक्टिविटी देखने को मिली, अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है जिस वजह से हमारी जो सॉइल है वो ऊपर का लोड को बियर नहीं कर पा रही। तो हमें फाउंडेशन में जो चेंज करने को मिलता है, जो फाउंडेशन में हम चेंज कर रहे हैं, तो रिपेयर कर रहे हैं, फाउंडेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग एनी रिइंफोर्समेंट, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अंडरपिनिंग। तो डी का हमारा लास्ट वाले का बी हो जाएगा। अंडरपिनिंग क्या है कि रिलेटेड करता है हमारे फाउंडेशन से रिलेटेड है, तो अंडरपिनिंग का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तरीके का मैचिंग है जिसमें हमारा स्लोप, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और रेट ऑफ लोडिंग दे रखी है। तो अगर मैं स्लोप की बात करती हूँ तो स्लोप मुझे पता है डीवाई बाई डी एक्स से हम स्लोप को शो करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स से स्लोप को शो करते हैं, तो ये तो हमारा इससे मैच कर जाएगा। वेल वहीं पे हमें पता है बेंडिंग मोमेंट हमारा एम होता है, और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में एक रिलेशन है कि जब हमारा बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट होता है, तो वो मेरा शेयर फोर्स के बराबर होता है, शेयर फोर्स के बराबर होता है। और अगर हम शेयर फोर्स का इसको वी से अगर शो कर दें, शेयर फोर्स को वी से शो करते हैं, तो शेयर फोर्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ तो वो हमारा रेट ऑफ लोडिंग के बराबर होता है, वो हमारा रेट ऑफ लोडिंग के बराबर होता है। तो मुझे एक इक्वेशन पता है, जिस इक्वेशन में एम की वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करें तो वो हमारा ई आई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है। इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो ये मेरा शेयर फोर्स हो जाएगा। शेयर फोर्स क्या होता है, डी एम बाई डी एक्स ये होता है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ई आई तो यही रहेगा, ये मेरा डी क्यूब हो जाएगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो डी एक्स क्यूब। और रेट ऑफ लोडिंग क्या होता है, रेट ऑफ लोडिंग में अगर मैं शेयर फोर्स को भी डिफरेंशिएट कर दूं तो रेट ऑफ लोडिंग हो जाएगा, रेट ऑफ लोडिंग हो जाएगा। सो डीवी बाई डी एक्स विल बी रेट ऑफ लोडिंग, जिसमें क्या हो जाएगा ई आई, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्थ पावर पे चली जाएगी, डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स फोर। तो डी एक्स फोर अगर हम इसकी बात करते हैं तो डी एक्स फोर हो जाएगा। तो अगर इसमें देखें तो रेट ऑफ लोडिंग में डी एक्स फोर आ रहा था, ये इससे मैच करेगा, और ये तो आमने सामने ही है, बिल्कुल आमने सामने दे रखा है। तो ये बेसिक रिलेशन पे हमारी पूरी मैचिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू लेवलिंग आर करेक्टली डिफाइंड। तो लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन की बात करें, कॉलिमेशन की बात करें, तो लाइन जॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर, तो जो क्रॉस हेयर होता है उसकी लाइन को ज्वाइन करने वाला वो पॉइंट टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड इट्स कंटिन्यूएशन, तो वो क्या लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारा क्रॉस हेयर होता है और वहां से ऑप्टिकल सेंटर से लेके ग्लास ऑब्जेक्ट ग्लास तक जो हमारी लाइन है उसे लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। बैक साइड क्या होता है कि जो बैक साइड जो है, अगर हमने यहाँ पर हमें लेवलिंग करने तो यहाँ पर हमें किसी पॉइंट का आरएल पता होता है, आरएल पता होता है, वहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। इंस्ट्रूमेंट को रखने के बाद जो हम फर्स्ट रीडिंग लेते हैं वही हमारी बैक साइड होती है। तो बैक साइड इज द फर्स्ट रीडिंग टेकन आफ्टर द लेवल इज सेटअप, तो बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। फोर साइड क्या है, जो हमारी लास्ट रीडिंग है, जैसे अभी मान लो अब हमने एक और रीडिंग ली, फिर उसके बाद हमने वहां से एक और रीडिंग ली, तो जब हम जो सबसे लास्ट रीडिंग लेते हैं वो हमारी फोर साइड होती है। तो लास्ट रीडिंग, सो लास्ट स्टाफ रीडिंग प्रायर टू द शिफ्टिंग ऑफ लेवल, और टर्मिनेशन, जो टर्मिनेशन मतलब जो अंतिम रीडिंग है इन द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग इज कॉल्ड फोर साइड। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। वेल वहीं पे अगर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसे यहाँ पे मुझे किसी पॉइंट का आरएल पता है, आरएल पता है और मुझे यहाँ पे बेंच मार्क पता है, तो मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है मेरा आरएल प्लस वो जो बेंच मार्क की जो बैक साइड है, जो मेरा बैक साइड जो यूनिट आई है, जो बैक साइड मेरी रीडिंग आई है उसको मैंने उससे ऐड कर लिया, तो मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप है उसकी हाइट फ्रॉम द अबव ऑफ द ग्राउंड
वेयर द लेवल इज सेटअप, तो जो अबव ऑफ द ग्राउंड है क्या बस वहीं से लेके इसकी हाइट को हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं? तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, हम उसमें आरएल को भी ऐड करते हैं। तो 4 स्टेटमेंट गलत गलत होते हैं हमारा, ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों ही कैंसिल हो गए। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ईएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द 100 ग्राम ऑफ साउंडनेस टेस्ट, तो अगर हम बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट की, तो साउंडनेस टेस्ट की बात कर रहे हैं कि कितना वाटर रिक्वायर्ड हुआ है, तो वाटर रिक्वायरमेंट इज 23.4 ml। व्हाट इज द परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेटिंग टाइम, तो सेटिंग टाइम के लिए जो हमें परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है उसकी वैल्यू वो पूछ रहे हैं। एज वी नो कि जो वाटर हमारा साउंड टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है वो होता है हमारा 0.78 पी, तो उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 23.4। तो मैं अगर पी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरा 23.4 अपॉन 0.78। पर मुझे सेटिंग टाइम के लिए मुझे 0.85 पी की वैल्यू चाहिए होती है। तो इसमें हम पुट कर देंगे 0.85 पी की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली 23.4 अपॉन 0.78। तो मैं इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूं अगर, और 8 से चेक करें तो 78 थ्रीजा हो जाएगा, मेरे को लगता है 24 होना चाहिए। तो 78 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आना चाहिए, तो 4 2 कैरी एंड इट विल बी यस। तो ये हमारे 3 टाइम्स चला जाएगा। तो अगर मैं 85 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 85 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 0.3 आ रहा है हमारा। तो 85 मल्टीप्लाई बाय 0.3, क्योंकि 23.4 का 0.3 आएगा हमारा। तो बस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 1 कैरी एंड 3 85 25, सो 25.5 मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेटिंग टाइम विल बी 25.5। तो 0.85 पी की वैल्यू हमारी आ गई 25.5। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर एल ऑफ अ फ्लोर एट अ बिल्डिंग इज, तो कोई बिल्डिंग है उसके फ्लोर की, मान लो ये फ्लोर है, उसकी हमें आर एल दे रखी है, इसकी आर एल हमें गिवन है 74.4 मीटर। स्टाफ रीडिंग ऑन द फ्लोर इज, तो स्टाफ रीडिंग कोई फ्लोर पे हमने ली है, मान लो ये वैल्यू आ रही है हमारी 1.625। और स्टाफ रीडिंग व्हेन इट इज हेल्डेड इन्वर्टेड फ्रॉम द बॉटम टचिंग, तो मान लो ये हमारी सीलिंग है, सीलिंग से हमारा एक इन्वर्टेड टच हो रहा है, और वो हॉल की तरफ सीलिंग से जो हमारा जो हॉल का जो सीलिंग है वहाँ से इन्वर्टेड एक हमारी स्टाफ रीडिंग टच हो रही है, और वहाँ से एक वैल्यू दे रखी है हमें, उसकी वैल्यू दे रखी है 2.870। तो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2.7870। तो वो पूछ रहा है हाइट ऑफ द सीलिंग अबव द फ्लोर, मतलब नीचे फ्लोर से इस पॉइंट से लेके जो सीलिंग है इनके बीच की हाइट निकालो। तो बस कुछ नहीं करना, आरएल को ऐड ही नहीं करना, ये दोनों तो स्टाफ की रीडिंग है उनको ऐड कर देना। तो 2.870 1.625 इनको ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये वो हो जाएगा 5, ये 9 एंड 14 1 कैरी, सो 4.495 ये सी 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सी का वैल्यू हो जाएगा, जो सी का वैल्यू है वही हमारा आंसर है, 4.495 विल बी द आंसर। इट इज़ द हाइट ऑफ द सीलिंग अबव द फ्लोर। बल वहीं पे अगर वो आरएल पूछ लेते तो हम 74.4 को भी ऐड कर देते, तो हमें उस पॉइंट का आरएल भी पता चल जाता। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग, जो रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं जिसमें हमारा इस तरीके का कोई नीचे यहाँ पे वैली हो सकती है, वैली या फिर रिवर हो सकता है, कुछ भी डीप हमारा रिवर हो गया, मान लो रिवर या वैली हो गई, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पे बीच मिड वे में हम अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको वहाँ रख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं, एक बार यहाँ पर रखते हैं और तब रीडिंग लेते हैं, एक बार यहाँ पे पॉइंट रखते हैं तब रीडिंग लेते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें रेसिप्रोकल लेवलिंग करनी पड़ती है। तो वो पूछ रहे हैं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग इज अ मेथड ऑफ लेवलिंग adapted when the difference of the level between two points at a considerable distance apart is to be determined with great precision। तो जब हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिसाइजली हमें लेनी होती है वैल्यू, तब हम इसे यूज़ करते हैं जब हमें डिफरेंस ऑफ लेवल पता करना होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। वेल वहीं पे वो पूछ रहा है कि इट इज़ नॉट इज पॉसिबल टू सेट अप द लेवल मिड वे बिटवीन टू पॉइंट एज इन द केस ऑफ द डीप वैली और अ रिवर। तो सही बात है, रिवर या वैली के बीच में जब हमारे बहुत ज़्यादा डीप वैली या रिवर होगा तो पॉसिबल नहीं है कि मिड वे में हम अपना कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसे सेटअप कर पाएँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, तभी हम इस वाले प्रोसेस को करते हैं। तो ये भी सही बात है, हाँ तभी हम करते हैं। एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर सेंटरिंग ऑफ लेवल इज टू बी एलिमिनेटेड। तो अगर हम बात करते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग की, तो सबसे पहली बात ये कॉलिमेशन की वजह से जो कॉलिमेशन का एरर है उसको रिमूव करता है, कर्वेचर का जो एरर है जो उसको रिमूव करता है, और रिफ्रैक्शन का एरर है, इन तीनों की एरर को रिमूव करने में काम आता है, जिसमें भी रिफ्रैक्शन को वो प्योरली 100% रिमूव नहीं कर पाता है।
तो रेसिप्रोकल लेवलिंग में हमारी कॉलिमेशन, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का एरर रिमूव होता है। यहाँ पर सेंटरिंग के एरर से कोई भी लेना देना नहीं है। इट इज़ नॉट एलिमिनेटेड एरर ड्यू टू द इम्प्रॉपर सेंटरिंग। तो सी थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। तो वो पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो। तो थर्ड कैंसिल होते, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ईएससी 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। वेल, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आज हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किया है। होप आप लोगों को मजा आएगा। किसी और टॉपिक पे करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।